दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का हाफ ईयरली एग्जाम 2024 का लेटेस्ट मॉडल पेपर। वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आप क्लास 9th में पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये हाफ ईयरली का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में इसी से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। आप इस पेपर को सॉल्व करके जरूर जाना, तो वीडियो को एंड तक देख लो। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। यूपी से अगर आप देख रहे हो तो यूपी बोर्ड का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने शहर अपने गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो यहां पर देखो, क्लास 9th हिंदी का 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि पहले OMR वाले 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, OMR के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी से मिलते जुलते प्रश्न आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये पेपर आपको जरूर पूरा देखना है। तो यहां पर आप देखो, खंड खा में प्रत्येक एक अंक का OMR शीट वाले प्रश्न है कि प्रेमचंद की कृति नहीं है, तो मंत्र भी है, कफन भी है, गोदान भी है, पंचवटी नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पंचवटी हो जाएगा। डी ऑप्शन भर देना OMR में। मंत्र कहानी के डॉक्टर चड्ढा कौन सा खेल खेलने जा रहे थे? मंत्र कहानी के डॉक्टर चड्ढा, श्रद्धा लिखा है लेकिन चड्ढा, कौन सा खेल खेलने जा रहे थे? तो वो खेलने जा रहे थे गोल्फ। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि दुबे का छपरा ग्राम में किस लेखक का संबंध है? दुबे के छपरा ग्राम से, ठीक है, किस लेखक का संबंध है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या काका कालेलकर? तो मैं ये मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूं। जो क्वेश्चन श्योर नहीं है आप उनका आंसर कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मुझे आएंगे अच्छे से, वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया दुबे के छपरा ग्राम से कौन से लेखक का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है आपको बताना है। माघ की अमावस्या को, चैत की अष्टमी को, फागुन की पूर्णिमा को या कार्तिक की पूर्णिमा को? अगला है कबीर ईश्वर का नाम स्मरण करने को कहते हैं। कबीर ईश्वर का नाम स्मरण करने को कैसे कहते हैं? मन से कहते हैं, वचन से कहते हैं, कर्म से, या इन तीनों से? तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहां पर डी होने वाला है। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। इसके बाद है रैदास ने प्रभु और स्वयं को नहीं बताया है। क्या नहीं बताया? चंदन और पानी जैसा, काले बादल और मोर जैसा, रात और दिन जैसा, मोती और धागे जैसा। इसका सॉल्यूशन भी हम पूरा कॉपी पेन पर बाकायदा लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी यहां पर मैं आपको जल्दी से मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कमेंट्स में भैया मॉडल पेपर आप जल्दी दिखाओ, ताकि उनको आइडिया मिल सके कि हाफ ईयरली एग्जाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मीरा के पति का नाम क्या था? राव दूधा, राणा सांगा, गिरधर लाल या भोजराज? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर। अगला प्रश्न है कि रहीम का वास्तविक नाम क्या था? रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था? बैरम खां, जहांगीर, अब्दुल रहीम खान या फिर गंगादास रहीम? तो सही ऑप्शन होगा यहां पर अब्दुल रहीम खान। अगला है, रहीम ने सच्चे मित्र की कसौटी किसे माना है? संपत्ति को, विपत्ति को, आंसुओं को और बंधुता को? तो रहीम दास ने कहा कि भैया विपत्ति में सच्ची मित्रता पता चलती है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन भर देना। अगला है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। यहां पर बी वाला ऑप्शन OMR शीट में भरना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। अगला है, दोहा छंद कैसा है? दोहा छंद कैसा है? तो 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11। तो ये कैसा छंद हुआ? ठीक है, कैसा छंद हुआ? ये विषम मात्रिक छंद हुआ, क्योंकि अलग अलग चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वारिद, अंबुज, तड़ाग या पुष्प? तो वारिद होता है, अंबुज होता है, या तड़ाग होता है, या पुष्प होता है? कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो पंकज, नीरज, अंबुज, कमल, वारिद, सरोज,
ठीक है, ये सारे होते हैं, एक बार इसको चेक कर लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है कि अंबुज हो। ठीक है, देख लेना एक बार। सौभाग्य का तद्भव क्या होता है? सौभाग्य का तद्भव क्या होता है? सौभाग्य का तद्भव होता है सुहाग। ठीक है, सुहाग होता है। अगला है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? रचयिता, कवियत्री, छपकली या वाल्मीकि? तो भैया वर्तनी यहां पर कवियत्री सही लिखा है, बाकी सब गलत है। छिपकली होता है, वाल्मीकि होता है और रचयिता होता है। ठीक है, रचयिता होता है। ठीक है, रचयिता होता है। इसके बाद है अज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान हो जाएगा अज्ञान का। महिष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महिष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महिष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश। यहां पर आप ये लगा देना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, यहां पर आप देख सकते हो कि रति जो होता है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो यह आपको बताना है, काफी सिंपल प्रश्न है, नहीं आता है एक बार टीचर से पूछना, अपने हिंदी वाले सर से। वैसे तो तीनों ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन अब यहां पे कौन सा ऑप्शन सही बैठाया जाएगा उसको आप पूछना एक बार। अब यहां पर पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या करी जाएगी। यहां पे देखो, अगला प्रश्न है, वर्तमान में रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है, 9 रस होते हैं। इसके बाद एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का अभिप्राय क्या है? पुत्री का स्वागत, पुत्री का जन्म, धन का स्वागत, नई वधु को स्वागत, या यह सभी। अब वर्णनात्मक प्रश्न है कि गद्यांश दिया होगा। ठीक है, गद्यांश दिया होगा इसके नहीं। देखो बहुविकल्पी प्रश्न जो भी क्लियर थे मैंने आपको बताया, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं तो उसको चेक कर लेना। मैं आपको यहाँ पर मॉडल पेपर दिखा रहा हूं, सॉल्यूशन में अलग वीडियो में आपको पूरा बच्चों देने वाला हूं। यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न में गद्यांश की व्याख्या करना है। ये देखो मंत्र पाठ से लिया गया। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब विश्वास ना आता था। सभ्य संज्ञा इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव न हुआ था। तो ये डॉक्टर चड्ढा वाला जो चैप्टर है प्रेमचंद जी का, वहां से लिया गया। इसको आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसी में से आपको प्रश्न, बच्चों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। संदर्भ आपको पता है कि मंत्र पाठ है, लेखक प्रेमचंद जी। नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर ये वाला आप कर सकते हैं, किसी लकीर को मिटाए बिना उसे छोटा कर देने का उपाय है उसके आगे बड़ी लकीर को खींच देना। तो ये पढ़ लोगे, आपको यहाँ पर भी गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और एक प्रश्न का उत्तर। रेखांकित अंश क्या होता है? जिसके नीचे ये अंडरलाइन बना हुआ है, जहां तक अंडरलाइन है उसको रेखांकित अंश कहा जाता है। यहां पर तो पूरा पैराग्राफ ही रेखांकित है। तो या तो आप ये करेंगे मंत्र वाला या फिर ये दूसरा वाला जो दिए है, क्योंकि बीच में अथवा लगा है इसलिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यही चीज आपको पद्य में करनी होगी, यानी कि कविता के अंश में करनी होगी कि संदर्भ सहित, पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य लिखना है कि भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, काव्य कौन सा है, छंद कौन सा है, रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो ये है काव्य प्रीतम छवि नैननी बसी पर छवि कहाँ समाये, ये वाला आप पद्यांश पढ़ेंगे और इसके संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे काव्य सौंदर्य के सहित। संदर्भ में लिखेंगे कि ये जो कविता का अंश है ये कौन सी कविता से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, इसके कवि कौन है। तो एक करना है, या तो ये ऊपर वाला आप करेंगे या फिर कूके लगी कोयल कंद बन पे बैठी फेरी, एक आपको करना है। इसके बाद जीवन परिचय की बात करें तो जीवन परिचय देखो, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है, उसकी रचनाओं का नाम और साहित्यिक परिचय। प्रताप नारायण मिश्र का दे सकते हैं, प्रेमचंद जी का दे सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का दे सकते हैं। एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं लिखनी है और साहित्यिक परिचय लिखना है कि इनका साहित्य कैसा, इन्होंने कौन सी कहानियां लिखी, कौन से उपन्यास लिखे, इनकी भाषा कैसी है, इनकी शैली कैसी है, ठीक है, निबंधात्मक है, गद्यात्मक है, किस तरह का इन्होंने काम किया है।
यही काम आपको कवियों में करना है कि किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। आप मीराबाई जी का लिख सकते हैं, कबीरदास का, रहीम का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के नाम और साहित्यिक सेवाएं। वही साहित्यिक सेवा यानी कि इन्होंने कैसी शैली का प्रयोग किया, किस तरह की रचनाएं इनकी, श्रृंगार रस है, वीर रस है, ठीक है, कि हास्य रस है, किस तरह की रचनाएं इनकी हैं। अब यहां पर चलते हैं संस्कृत वाले चैप्टर पे, संस्कृत वाले क्वेश्चन पे। तो संस्कृत का क्वेश्चन है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है किसी एक पैराग्राफ का। यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिए हैं, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एक श्लोक के रूप में है और एक गद्यांश के रूप में है। किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। संदर्भ में आपको चैप्टर का नाम बताना है केवल, क्योंकि इसमें लेखक नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है कि विनय ही मनुष्य भूषण, विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेश जनाने प्रिय। जो विनयपूर्ण इंसान होते हैं वो सभी लोगों को प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। विनय सदाचार भवति, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा के हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। सदाचारात न केवल विनय अपितु विविधा, ठीक है, अन्य अपि सद्गुणा। तो किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना, या तो आप इसका करेंगे गद्यांश का, या फिर आप इस श्लोक का करेंगे। तेजोसी तेजो मही देही, वीर मसी वीर मही देही, बल मसी बल मही देही, ओजो ओजो मही देही। ठीक है, कुछ गलती हो सकती है, संस्कृत मुझे इतनी आती नहीं है। अब चलते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ, कंठस्थ मतलब याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है। बस ये वाला मत छाप देना जो ऊपर दिया है, ठीक है। तो यहां पर एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में तो यही आया है जो ऊपर दिया है, तो आपको ये नहीं छापना है। इसके अलावा जो याद किया हो वो आपको लिखना है। इसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। भक्त का स्वरूप अस्ति, मनुष्य भूषण किम अस्ति, विनय कस्यात भवति। भैया विनय भूषण वाले चैप्टर जो ऊपर है, यहां से आपके इनके आंसर निकल आएंगे आराम से, आप पढ़ो ध्यान से। इसके बाद राम कस्मिन वंश उत्पन्न असीत, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद किन्हीं 2 वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। संयम से लोग महान हो जाते हैं, सत्य बोलो, मेरी रक्षा करो, सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो किन्हीं 2 का आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना। फिर वही निबंध आ जाता है बच्चों। निबंध आपको 5 से 8 नंबर में मिलेगा। तो निबंध कैसे लिखना है? निबंध किस पे लिखना है? पर्यावरण प्रदूषण पे लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे लिख सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पे लिख सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा पे लिख सकते हैं, या फिर यातायात के नियमों की दैनिक जीवन में उपयोगिता। किसी एक पर आपको सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर हेडिंग डालते हुए आप उसके बारे में लिखते जाएंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो पहले आप परिभाषा लिखो, इसके बाद इसके प्रकार लिखो, इसके रोकथाम के उपाय लिखो, ठीक है, और प्रदूषण को बढ़ाने वाले कारक लिखेंगे, फिर रोकथाम के उपाय लिखेंगे, और फिर आप निष्कर्ष निकाल देंगे, कंक्लूजन निकाल देंगे। तो ये 4 टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक पर अच्छा सा निबंध लिखना है, 5 से 6-7 पेज में, जितना भी आप अच्छे से लिख पाओ। 4 से 7-8 पेज तक जा सकते हो, जितनी भी आपकी अच्छा निबंध लिखने की क्षमता हो। सो ये मॉडल पेपर आपके बहुत काम आने वाला है, इसको सेव कर लो। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको सेव करो। बाकी भी अलग अलग सब्जेक्ट के मॉडल पेपर यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। यहाँ पर इसके सॉल्यूशन भी लगातार आते रहेंगे। ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये वीडियो आप देख रहे थे हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2024-25 के 2024-2025 के स्टूडेंट्स के लिए हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 9 हिंदी का पेपर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।